चुनाव पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक नारे पर आधारित व्यवस्था बन चुकी है, जिसमें जो प्रोमिसेस किए जाते हैं वो कभी पूरा नहीं किए जाते। आपको सपना दिखाया जाता है और सपने के आधार पर आपसे वोट ले लिया जाता है, लेकिन उस पे फिर काम नहीं है कि शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है। कोई ये नहीं बात कर रहा है कि शिक्षा फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई ये नहीं बात कर रहा है कि हेल्थ फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रोजगार कितना पैदा हो, इस मूलभूत इस मुद्दे के मूल में कोई जानता है कितना जॉब बचा है। ये कांग्रेस की सरकार थी जब 1990-92 में यहाँ पे एलपीजी का कंसेप्ट लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, और वहां से शुरू हुआ प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट। अब जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं। ये कहां रिजर्वेशन देंगे? ये मूल सवाल है। इस पर तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुप है कि ये रोजगार पैदा कहां होती है आधारित डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। इस देश में ये मुद्दा होना चाहिए। सरकारी संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में जो अति पिछड़े दलित पिछड़े का जो वैकेंसी खाली है, उसको इमीडिएटली भरे जाने की जरूरत है, जो कि सोची समझी साजिश के तहत इवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पे सर्कुलर जारी किया, यूजीसी ने जारी किया, जबकि ऑटोनॉमी के नाम पे सारा वैकेंसी खाली रखा गया है। आलोचनात्मक शिक्षा नहीं दी जाती है कि आप सवाल उठाना शुरू करो। कोई भी चीज टीचर है तो टीचर को ये बताया जाता है कि ये आपका गुरु है, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम उस पर कोई कमेंट नहीं करें कि आपको रिगार्ड नहीं करना चाहिए टीचर का, लेकिन उसी टीचर का ये भी कर्तव्य है, हमारा एज ए टीचर या इंटेलेक्चुअल ये कर्तव्य है कि लोगों से कहें कि सवाल पूछो। आपके यहाँ ऊपर से शिक्षा थोपी जाती है कि ये है शिक्षा, तुम इसको रट लो, इसको याद कर लो, परीक्षा पास कर लो, तुम शिक्षित हो, डिग्री ले लो, शिक्षित हो, सवाल मत करो। इस डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है कि आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा अंधभक्ति करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय पीएचडी स्कॉलर अमित कुशवाहा जी। इनसे हम बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों के साथ चुनाव में बात होनी चाहिए, क्या वो मुद्दे चुनाव में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ वजह है, उन सारे मुद्दों लेकर हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद ये मौका देने के लिए। सर, 2024 के लोकसभा आम चुनाव में बिल्कुल बच चुका है और पहला चरण चुनाव होने को है। तैयारी चल रही, सभी पार्टी अपना-अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने भी सुबह अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तो क्या आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? क्या जो आपके मुद्दे हैं युवाओं की और बेरोज़गारी, क्या मुद्दों पे बात हो रही है? या किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? धन्यवाद ये सवाल हमारे सामने रखने के लिए, क्योंकि ये सवाल जो आपने उठाया ये बहुत अहम सवाल है। हुँ, और थोड़ा-सा मैं आपको इसको हिस्टोरिकली भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भी 1947 के बाद यहाँ आम चुनाव हुआ, ये 18वाँ आम चुनाव होने जा रहा है, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है। और आप जब इसके इतिहास को उठा के देखेंगे, क्योंकि अभी को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा इतिहास को भी समझना होगा हुँ, कि जब भी इस देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है या हुआ है, हुँ, तो जो मूल सवाल है हुँ, युवाओं का, हुँ, हुँ, या आप कहें कि रोजगार का सवाल, नौकरी का सवाल, हुँ, हुँ, न्याय का सवाल, हुँ, हुँ, प्रतिनिधित्व का सवाल, हुँ, हुँ, ये सारे मुद्दे हुँ, व्यक्तिवादी राजनीति के इर्द-गिर्द हुँ, आकर के खत्म हो जाते हैं। हुँ, व्यक्ति चुनाव में प्रधान हो जाता है, हुँ, ठीक है? अब जैसे पहले आम चुनाव के बाद आप देखें तो नेहरू एक चेहरा बने, हुँ, हुँ, और नेहरू के चेहरा के सामने सारे मुद्दे गौण हो गए। हुँ, हुँ, विपक्ष का मुद्दा, पक्ष का मुद्दा, मतलब नेहरू ने एजेंडा सेट किया और विपक्ष ने उसका जवाब दिया। हुँ, उसमें जो मूलभूत सवाल आपका है, जैसे शिक्षा का सवाल, हुँ, कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि शिक्षा कितनी महँगी होती जा रही है। हुँ, हुँ, कोई ये नहीं बात कर रहा है कि शिक्षा फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, कोई ये नहीं बात कर रहा है कि हेल्थ फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, रोज़गार कितना पैदा हो, इस मूलभूत इस मुद्दे के मूल में कोई जाना नहीं चाह रहा है। जैसे आप देखिए कि कल सीपीआईएम ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। हुँ, मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि सीएए को हटा देंगे, यूएपीए को हटा देंगे, कि जो भी कानून आज कंट्रोवर्शियल है उस कानून को हम हटा देंगे। कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो जारी किया। हुँ, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें उनकी, हम ये मानते हैं कि उन्होंने सोशल जस्टिस का सवाल उठाया है, रिज़र्वेशन पर कैप हटाने का सवाल उठाया है। हुँ, आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, एक अलग विवाद है, उस पर भी उनका प्रॉमिस है। लेकिन उस इन दोनों मैनिफेस्टो को आप उठा के देख लीजिए, और अभी बीजेपी का आने वाला है। तो उस पूरे मैनिफेस्टो को आप उठा के देखिए कि मूलभूत जो सवाल इस डेमोक्रेसी में है, रोजगार का, हुँ, आर्थिक न्याय का, रोजगार पैदा करने का, हुँ, हुँ, उस मूल सवाल को कोई उठा रहा है क्या? हुँ, हुँ, कोई नहीं उठा रहा है। हुँ, हुँ, जबकि अगर बड़े 2 बड़ी पार्टियों की अगर हम बात करें, कांग्रेस का और बीजेपी का, तो उनका आर्थिक एजेंडा एक ही रहता है। रोजगार पर एकदम साइलेंट है। हुँ, शिक्षा कितने दिनों से, खासकर कम्युनिस्टों को इसमें प्रशंसा करनी चाहिए कि वो शिक्षा फ्री करने की बात कर रहे हैं, करते हैं, रोजगार फ्री करने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है। हुँ, हुँ, रोजगार कैसे पैदा होगा? तो इन सारे मुद्दों पर जो चुनाव होना चाहिए, वो चुनाव किधर शिफ्ट हो रहा है?
राम मंदिर की तरफ। मतलब केंद्रीकृत चुनाव होते जा रहा है, मतलब पोलराइजेशन की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। जो मूल सवाल है उस पर डिस्कशन ही नहीं है। आप कह रहे हैं डिस्कशन नहीं है, लेकिन आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें स्वास्थ्य के उन्होंने कहा कि 25 लाख तक कम स्वास्थ्य जो राजस्थान में हुआ, हमको जारी रखेंगे। और उन्होंने सामाजिक न्याय की बात भी कही और आरक्षण की बात उन्होंने कही और जिस रोजगार की बात कही, जो बेरोजगार वहाँ युवा हैं, उनको हम रोजगार की बात कहें। और 2014 में मोदी जी ने भी भाजपा की तरफ से मैनिफेस्टो आया कि 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि व्यक्ति का चुनाव होता चला जा रहा है, तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो इसको कैसे रोकेंगे आप लोग? क्या एजेंडे होने चाहिए इसके लिए? देखिए, यही बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया, यही सबसे बड़ी इस लोकतंत्र की समस्या है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम इतना रोज़गार देंगे, रोज़गार सृजन करेंगे। हमारा मूल सवाल है, ये समझने की ज़रूरत है कि आज सबसे ज़्यादा रोज़गार पब्लिक सेक्टर में है कि प्राइवेट सेक्टर में है। अब जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि हम रिज़र्वेशन को बढ़ाएँगे, ये जो 50% का कैप है, उसको हम हटा देंगे। आप सोचिए और आप बताइए कि पब्लिक सेक्टर में कितना जॉब बचा है? ये कांग्रेस की सरकार थी जब 1990-92 में यहाँ पे एलपीजी का कांसेप्ट लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, और वहाँ से शुरू हुआ प्राइवेटाइजेशन का कांसेप्ट। अब जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, सारी चीज़ें प्राइवेटाइज़ हो रही हैं, ये कहाँ रिज़र्वेशन देंगे? ये मूल सवाल है, इस पर तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुप है कि ये रोज़गार पैदा कहाँ होंगे? ये मूल सवाल ये है कि अगर हम पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी है ही नहीं, तो रिज़र्वेशन कहाँ मिलेगा? और प्राइवेट सेक्टर में क्या इन्होंने बात किया है कि हम रिज़र्वेशन देंगे? और देंगे तो कैसे देंगे? हमारा सवाल ये है कि आखिर रोज़गार देना है आपको, तो आरक्षण तो आप केवल पब्लिक सेक्टर में देंगे ना? प्राइवेट सेक्टर की क्या बात हो रही है? नहीं हो रही। जबकि सबसे ज़्यादा रोज़गार सृजन कहाँ हो रहा है? ज़्यादा रोज़गार पैदा कहाँ हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में। क्या उस पे कोई मुद्दा, उस मुद्दे की चर्चा हो रही है? उस पे कोई चर्चा हो रही है कि उस चीज़ को कैसे आप हैंडल करेंगे? कांग्रेस भी यही काम करती है, जब सत्ता में आती है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है, पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। लेकिन जब विपक्ष में होती है तो इस मुद्दे को कहती है कि हम रोज़गार देंगे, तो क्या उसने किया? बीजेपी का भी सेम हाल है। बीजेपी ने 2 करोड़ कहा कि हम दे देंगे, क्या उन्होंने दिया? कहाँ दिया? इसी को लेके तो कांग्रेस उन्हें घेर रही है, बार-बार घेर रही है। हाँ, कांग्रेस विपक्षी पार्टी घेर रही है। ये सही बात है कि अगर वो विपक्षी पार्टी है, उसको ये मुद्दा उठाना चाहिए। हम वही बात कह रहे हैं कि देखिए, पूरा चुनाव जो आपके यहाँ है, पूरा चुनाव, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक नारे पर आधारित व्यवस्था बन चुकी है, जिसमें जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, वो कभी पूरा नहीं किए जाते। आपको सपना दिखाया जाता है और सपने के आधार पर आपसे वोट ले लिया जाता है, लेकिन उस पे फिर काम नहीं किया जाता। आपका कहने का मतलब जो मैनिफेस्टो जारी होते हैं, वो केवल जनता को रिझाने के लिए होते हैं, कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम यही बात अपना बता रहे हैं कि देखिए, मैनिफेस्टो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ जारी करती हैं, और ये भी आपके लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट है कि बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं कि उस मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है, उस मैनिफेस्टो में क्या कहा गया है। कुछ केवल विचारधारा आधारित पार्टियाँ ही अपने मैनिफेस्टो पर काम कर रही हैं, जबकि बहुत सारी जो रीजनल पार्टियाँ हैं, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। सत्ता में बैठे रहना उनका केवल काम होता है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। और एक दूसरी बड़ी क्राइसिस ये है कि हम और आप, चाहे जो जनरल पब्लिक है, वो मैनिफेस्टो कभी नहीं देखती। ये देखती है कि मोदी जी हैं, एक तरफ मोदी जी के नेता हैं, एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के ये हैं, उस पार्टी के ये हैं। उस पे वोटिंग जब आपके देश में होता रहेगा। क्या वजह है कि जनता क्यों उन जो मैनिफेस्टो है, जो अपने मुद्दे क्यों उनको भूल जाती है? क्यों एक चेहरे पे फोकस हो जाए जनता का? इसका देखिए 2 जवाब है। पहली बात ये कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि वो मैनिफेस्टो की बात डिस्कस करे या जनता उसको डिस्कस करे। पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं चाहती कि वो उस पर अवेयर हो। इसलिए कि अगर मैनिफेस्टो पर बात होने लगेगा तो नेता का चेहरा पीछे पड़ जाएगा। पहली चीज़ कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि उसके मैनिफेस्टो पर बातचीत हो जनरल पब्लिक के बीच, ठीक है? सीरियसली कुछ लोग होते हैं, मुट्ठी भर होते हैं लोग, कि वो कहते हैं कि ये मैनिफेस्टो में ऐसा है, लेकिन पूरी पब्लिक अगर मेजॉरिटी की बात करें तो पढ़ नहीं पाती, और ना पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ये पढ़ा जाए या याद रखा जाए। दूसरी जो इसकी दूसरा जो एस्पेक्ट है कि आज भी जनता
आपकी शिक्षा व्यवस्था वैसी है कि वो पढ़ के समझ नहीं पाती, या बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो अभी भी अनपढ़ हैं, वो जान नहीं पाते कि मैनिफेस्टो क्या है। जबकि मैनिफेस्टो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियों के चरित्र को समझने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है, लेकिन उनके पास ये सूचना पहुंचती नहीं। जैसा कि अभी आपने कहा कि जी। मैनिफेस्टो पढ़ के भी लोग इतनी अशिक्षा का अभाव है कि नहीं समझ पाते। तो ऐसी इत देश को आज़ाद हुए इतना लंबा समय हो गया, मतलब देश के लोग मैनिफेस्टो को पढ़ के ही नहीं समझ पा रहे हैं। क्या वजह है कि लोग अभी तक मैनिफेस्टो को ही नहीं समझ पा रहे हैं? इसकी वजह ये है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था में कमी है। जैसे आप हैं, हम हैं, जब हमको सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो कभी भी आपको आलोचनात्मक शिक्षा नहीं दी जाती है कि आप सवाल उठाना शुरू करो। कोई भी चीज़ टीचर है, तो टीचर को ये बताया जाता है कि ये आपका गुरु है, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम उस पे कोई कमेंट नहीं करें कि आपको रिगार्ड नहीं करना चाहिए टीचर का। लेकिन उसी टीचर का ये भी कर्तव्य है, हमारा एज़ अ टीचर या इंटेलेक्चुअल ये कर्तव्य है कि लोगों से कहें कि सवाल पूछो। आपके यहाँ ऊपर से शिक्षा थोपी जाती है कि ये है शिक्षा, तुम इसको रट लो, इसको याद कर लो, परीक्षा पास कर लो, तुम शिक्षित हो, डिग्री ले लो, शिक्षित हो, सवाल मत करो। इस डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा अंधभक्ति करते हैं। वो किसी नेता क्या ऐसे होना चाहिए कि जो आप बात कह रहे हैं कि सवाल करने की किस तरह से शुरुआत हो? क्या आपकी नज़रों में क्या लगता है? इसका 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 तरीका ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन जिसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं रहा इस देश में, आप समझिए इस बात को। हम पहले के भी आपके इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार आई तो सबसे ज्यादा उन्होंने उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया, जबकि प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी बेस था। है, उस बेस पे मत हाँ, बेस पे काम ही नहीं हुआ ना। और बेस पे जो शिक्षा दी जाती है उसमें रटंत विद्या दी जाती है, सवाल करने की विद्या नहीं। ये सबसे जरूरी है कि शिक्षा को सबसे पहले आपको एकदम यूनिवर्सल करिए, मतलब सर्वव्यापी करिए, फ्री करिए, ताकि सब लोग पढ़ लिख सकें। और दूसरी बात कि उनपे उनमें तार्किक क्षमता डेवलप करिए कि तुम सवाल पूछो कि क्या है सही, क्या है गलत। कोई नेता अगर कह रहा है तो हम उस पे अंधविश्वास क्यों करें? हम मैनिफेस्टो पे सवाल क्यों नहीं उठाएं? विचारधारा आपकी क्या है? क्या कोई आज की जनता, कोई वोटर, कुछ लोगों को आप छोड़ दें एक्सेप्शन में, तो क्या वो विचारधारा के बारे में पूछती है क्या? आप देखिए बहुत सारी सरकारें हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन एक विचारधारा है कि सत्ता में बने रहना है। उस विचारधारा के अलावे और वो क्या करती हैं? लोगों को चीजें देती हैं, सेवाएं देती हैं, लेकिन कभी विचारधारा पे बात नहीं होती है। उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। तो क्या मुद्दे होने चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव को? आपने कहा कि मैनिफेस्टो लोग नहीं समझ पाते हैं। आपने कहा बेरोज़गारी की बात है, से रोज़गार की बात की, आपने पब्लिक सेक्टर रोज़गार की बात की, लेकिन ज़्यादा सेक्टर प्राइवेट है। तो क्या मुद्दे होने चाहिए आपकी नज़र में 2024 के लोकसभा चुनाव? देखिए, हमारे हिसाब से एक मैं शोधार्थी भी हूँ, रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, एक रोज़गार या बेरोज़गार भी आप हमको कह सकते हैं, लेकिन बेरोज़गारी भी है। इस देश में सबसे पहले रोज़गार सृजन पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरी बात, उस रोज़गार सृजन को करने के लिए आपको पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी ये प्रोविज़न करना होगा कि वहाँ पे जो लोग अभी भी जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका आमूल-चूल परिवर्तन करके नीतियों में उनका प्रतिनिधित्व हो। दूसरा मुद्दा, शिक्षा फ्री होनी चाहिए इस देश में। कुछ सेवाएँ ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ना तो प्राइवेटाइज़ेशन किया जाना चाहिए और ना ही उसपे कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि अगर हम अमीर हैं तभी हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आप गरीब हैं तो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएँ। ये बहुत बुरी हालत आपके देश में बढ़ रही है कि एक तरफ प्राइवेट शिक्षा और एक तरफ पब्लिक शिक्षा। सरकारी स्कूलों का हाल आप देख रहे हैं, वो फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएँ फ्री होनी चाहिए। किस बात की 20 लाख का बीमा भाई? ये बेसिक नीड है हमारी। आप उसके लिए बीमा वो कर रहे हो, कौन प्रीमियम भरेगा? वो कौन प्रीमियम भरेगा उतना? आप 20 लाख की जो बात कर रहे हैं कि हम इंश्योरेंस देंगे, उस इंश्योरेंस का बीमा कौन भरेगा? हम ये कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएँ फ्री करें? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल? आप क्यों सारी चीज़ों को व्यवसाय बना रहे हैं? ये तो बेसिक नीड है, ये बेसिक ज़रूरत है। तो ऐसी सेवाएँ फ्री की जानी चाहिए। तीसरी बात कि जहां भी जातीय आधारित डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको खत्म किया जाना चाहिए इस देश में, ये मुद्दा होना चाहिए। सरकारी संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में जो अति पिछड़े दलित पिछड़ों का जो वैकेंसी खाली है, उसको इमीडिएटली भरे जाने की जरूरत है, जो कि सोची समझी साजिश के तहत इवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस पे सर्कुलर जारी किया, यूजीसी ने जारी किया, जबकि ऑटोनॉमी के नाम पे सारा वैकेंसी खाली रखा गया है। क्यों?
इसको इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। वातावरण प्रदूषित हो रहा है, अच्छा पेयजल आपको नहीं मिल रहा है, ये सारी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारा ये रिक्वेस्ट है सारी पार्टियों से, सारे जो मैनिफेस्टो जारी करके इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उनसे हमारा केवल एक छात्र होने के नाते, सुधार्थी होने के नाते केवल इतनी विनती है कि आप बेसिक नीड जो बेसिक नीड में क्या है, हमारा खाना, हमारा मकान, हमारी शिक्षा, हमारी दवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 चीजें फ्री कर दें, ये 5 चीजें लागू कर दें अपने मन से, देखिए भारत का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। आपने कहा 5 चीज़ें फ्री कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया 5 चीज़ें? नहीं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, एजुकेशन की बात की आपने और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। हाँ, तो 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर किन-किन को फ्री देगी? किन-किन को फ्री मकान बनाएगी? हाँ, यही बात है, बिल्कुल ये ज्यादा नहीं है सर, अच्छा। ये बिल्कुल ज्यादा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो विकसित राष्ट्र आज हैं, जिस विकसित राष्ट्र की आप बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करें, साउथ कोरिया की बात करते हैं, इन सारे कंट्रीज का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये अमेरिका 1860-65 में जब वहाँ गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ, उसके बाद ही शिक्षा को फ्री कर दिया। समझिए इस बात के महत्व को, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, खाना-पीना, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री करने का रिजल्ट क्या होता है? जिस विकसित भारत और विश्व गुरु बनने की बात भारत कर रहा है 247 तक, ये कैसे होगा? ये इस चीज से जुड़ा हुआ है, तभी ये बात मैंने कहा। चाइना हो, अमेरिका हो, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रियों ने सबसे पहले शिक्षा को फ्री किया। क्यों फ्री किया? फ्री करने का तर्क ये है कि जब आप फ्री करेंगे तो आपके छात्र, आपके लोग बेसिक कैलकुलेशन समझ पाएंगे, गणना करना समझ पाएंगे, समझ रहे हैं बात को? ये जब समझेंगे तो उनको बिजनेस करने आएगा, बिजनेस जब करने आएगा तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगा तो नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और जब ये बेसिक चीजें उनको मिलेंगी तो उनपे खर्चा उनका कम होगा, तो क्या करेंगे? सेविंग करेंगे, सेविंग करेंगे तो क्या करेंगे? बैंक में जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा? वो लोन देगा इंडस्ट्रीज को। ये कनेक्शन है, ये केवल आप गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप विकसित भारत करने का जो विजन कह रहे हैं, उस विजन में अगर ये नहीं इंक्लूड होता है, तो आप सपना देखिए कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, कैसे होगा? नहीं, आपका कहने का मतलब जो है कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो जो बेरोज़गारी की जो बात कर रहे हैं वो, कि वो जब उनके हाथ में जो जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, शिक्षा से ही आत्मनिर्भर बनेगा। आप उसी की बात कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, उसी का हम बात कर रहे हैं। हाँ। आत्मनिर्भर लेकिन भारत। मोदी जी तो बार-बार कह रहे हैं ना इस चीज़ के लिए। मोदी देखिए, यही तो दिक्कत है सर ना, कि नारे अलग होते हैं, अच्छा, मतलब नारा लग रहा है, हो नहीं रहा है। नारे अलग होते हैं। एक बात बताइए, हम अभी मोदी जी का आप यहाँ छोड़ दीजिए। आप जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल उठाइए। जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था कि हम समाजवाद स्थापित करेंगे, ठीक है? हम समाजवाद स्थापित करेंगे और सबको सब चीज अवेलेबल होना चाहिए, सबको बेसिक चीजें मिलनी चाहिए। आप बताइए कि 1947 से लेकर के 2024 तक भारत सरकार सक्षम नहीं थी कि सबको शिक्षा दे सके? ऐसा नहीं है। लेकिन शिक्षा को सही क्या वजह नीति सरकार नीति नहीं थी देनी? नीति नहीं थी, और दूसरी बात ये कि जो आपका विजन होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए। नारा अलग चीज है, एक बात समझिए, नारा चुनाव जीतने के लिए किया जाता है कि हम ऐसा आपके लिए करेंगे, सपनों को बेचा जाता है, ठीक है? नेता यही चुनाव में करते हैं, सपनों को बेच के। हमारे कहने का मतलब, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या उन्होंने दिया? लेकिन वोट तो ले लिया, सरकार तो उनकी बन गई। नेहरू जी ने यही किया, हम समाजवाद लागू करेंगे। समाजवाद में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। संविधान में भी आपने लिखवा दिया, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, आप उसी विचारधारा को मानते थे, लेकिन आज तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय क्या हुआ? आपके भारत के 1% पूंजीपति के पास इस देश का 50% से अधिक संसाधन केंद्रित है। ये कैसे? अगर ये लागू आप कर पाए होते कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, समाजवाद आ जाएगा, तो 1% लोगों के हाथ में 50% से अधिक धन कैसे जमा हो गया? ये किसकी फेल्योर है? सरकार की हुई। सरकार की फेल्योर है। बाकी सारी चीजों करने में आप सब कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन आपको लागू करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, जीएसटी पास करना है, डिमोनेटाइजेशन करना है, ये सब कर लेते हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि आप एजुकेशन को फ्री कर दें, तो ये आपसे नहीं हो पाता। सारी राजनीतिक पार्टियां सपना बेचती हैं। अभी जैसे हम आप ये सवाल भी हम उठाते हैं और इसका जवाब भी देते हैं। कांग्रेस ने ये सारी बातें कही, क्यों कही?
मैनिफेस्टो में ये सारे मुद्दे उनको आज ही याद क्यों आया? हम ये पूछते हैं। ये मुद्दे उनकी 1947 से सरकार है, तभी क्यों नहीं आया? हमारे कहने का मतलब ये आज कह रहे हैं कि हम 50% से अधिक रिजर्वेशन देंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे। ये जब नेहरू जी की सरकार थी तभी जीबी पंत हुआ करते थे गृह मंत्री, उन्होंने रिजर्वेशन का विरोध किया था, उन्होंने काका कलेलकर आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था। इनकी सरकारें मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रोक करके रखी, इनके पिताजी की राहुल गांधी की जो सरकार थी। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि और देखिए लॉजिक देखिए उस समय आज तो कह रहे हैं ना, आज तो करने कह रहे हैं ना। यही तो परेशानी है सर ना, कि जब ये सत्ता में नहीं है, सत्ता से बेदखल हैं और उस समय भी लोगों का इस्तेमाल इसी रूप में हुआ। सपने दिखाए गए कि हम समाजवाद लागू कर रहे हैं। जीबी पंत ने क्या कहा था? एज ए गृह मंत्री काका कलेलकर आयोग का रिपोर्ट जब सबमिट हुआ तो उन्होंने क्या कहा था पता है? कहा था कि हम तो समाजवाद लागू कर रहे हैं। हम समाजवाद लागू कर रहे हैं, हम तो मेरिट की बात करते हैं। और मेरिट की जब हम बात करते हैं, समाजवाद लागू ही कर रहे हैं, तो आरक्षण की क्या जरूरत है? कहने का मतलब ये कि इस तरह के बयान इनके पूर्वज देते रहे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं या जो आपने सवाल पूछा कि आज तो कर रहे हैं, तो क्या ये उन लोगों के साथ धोखा नहीं है? क्या अभी तक इनको रियलाइजेशन नहीं था? उस समय तक तो वोट लेते रहे। नेहरू जी बहुत बड़े नेता है, कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी है। आजादी की लड़ाई लड़ने से हमारे साथ न्याय हो जाता है क्या? ये इसकी गारंटी है क्या? पेट भर जाता है आपको क्या? गारंटी भरोसा नहीं है? कौन सी गारंटी भरोसा नहीं? कांग्रेस की ही गारंटी पर नहीं, केवल आप कांग्रेस की ही बात मत करिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि ये सारी पार्टियों का ये दोष है, सारी पार्टियों को हम दोषी मानते हैं। कम्युनिस्ट 1968 के बाद भी आप देख लीजिए, जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो इनका भी तर्क था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आज तो जाति आधारित है, 10% आपराधिक आधारित लागू किया गया है, लेकिन इन्होंने विरोध किया था। शुरू में इनका विरोध था कि नहीं रिजर्वेशन ऐसे लागू नहीं होना चाहिए, जाति आधारित नहीं होना चाहिए। ये भी विरोधी नहीं है शुरू में, लेकिन बाद में इनका भी ट्यूनिंग बदल गया। आज वही कांग्रेस का है। भाई जब आप सत्ता से बेदखल हो गए, जब दलित पिछड़े शिक्षित हुए, वोट के राइट का उनका महत्व समझ में आया, तो अब आपको लोग वोट नहीं कर रहे हैं। फिर से आपको रिझाने के लिए ये सारे नारे गढ़े जा रहे हैं, नारे दिए जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नारे गलत हैं, अगर इस पर सही ढंग से अमल हो, जहां भी सरकारें हैं कांग्रेस की, वहां लागू करे पहले ना। केवल केंद्र सरकार के लिए क्यों नारे दिए जा रहे हैं? उनके संगठन के अंदर, पार्टी प्रवक्ताओं के अंदर क्यों नहीं ओबीसी एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन है? हम ये पूछते हैं। आपकी सरकार बनेगी तभी आप क्यों करेंगे सर? अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? संगठन में क्यों नहीं कर रहे हैं? माइक मीडिया का घेराव सारा राहुल गांधी पर ही क्यों रहेगा? अमेठी से केवल रॉबर्ट वाड्रा ही क्यों कंसीडर करेंगे फिर चुनाव लड़ने का? भाई ये दूसरा क्यों नहीं? क्या यही सामाजिक न्याय है? केवल वोट लेने के लिए हम इस चीज के विरोधी हैं कि आप वोट लीजिए हमारा, लेकिन हमारा जो अधिकार है संविधान के अंदर, हमारी संख्या है, उसका आप प्रतिनिधित्व दीजिए, आप संगठन में दीजिए, मीडिया कवरेज में आप दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, कितने ओबीसी एससी एसटी नेताओं को आप मौका देते हैं, इस पे सवाल उठना चाहिए। आपकी सरकार आएगी तभी हम करेंगे, ये कौन सा लॉजिक है? अब सरकार में नहीं है तब भी आप दीजिए रिप्रेजेंटेशन। मतलब संगठन में भी दिए, जहां आप बात कर रहे हो पहले तो आप खुद अपने संगठन में कर दीजिए। संगठन में दीजिए। और दूसरी बात ये कि हमेशा ओबीसी एसटी एसटी या सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले जितने लोग हैं उनको ठगा जाता रहा है। हमेशा उनसे केवल वोट लिया गया, कभी राष्ट्रीय राजनीति आंदोलन के नाम पर, कभी गांधी के नाम पर, कभी नेहरू के नाम पर, और अब राहुल गांधी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर। ठीक है, कुछ चीजें इन्होंने भी लागू की है। जब अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने आईआईटी और आईआईएम में रिजर्वेशन को लागू किया, निश्चित तौर पे लागू किया, लेकिन देर से जगने से आपको लाभ नहीं होगा सर ना। हमारे कहने का मतलब कि आप मूर्ख मत बनाइए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि कोई भी पार्टी इससे मुक्त नहीं हो सकती कि वो कहे कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। एक बात जरूर मैं आपको यहां कहना चाहूंगा कि जो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी होती हैं वो अपने मैनिफेस्टो पर करती हैं काम। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। ये आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो पर काम करेगी और गिनवाएगी कि देखिए हम मैनिफेस्टो का ये काम किए, मैनिफेस्टो का ये काम किए, और उस पर उसी हिसाब से वो लोग, सरकार जब बनती है तो उसके हिसाब से वो कानून बनाते हैं। अब भाजपा को उठा के देख लीजिए, 370 हटाने का उसने बात किया, राम मंदिर का बात किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कर दिया इसका मतलब बाकी चीजों पर भी काम कर दिया। रोजगार में इनका फेल्योर है, बाकी चीजों में फेल्योर है, शिक्षा महंगा हो रहा है,
साग सब्जी महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसमें सरकार फेल्योर है। रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है, कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा? तो बाकी चीजों में ये फेल्ड हैं। उसी तरह हमारा ये कहना है कि देखिए, सबसे पहले जनता को आइडियोलॉजी जानना चाहिए, मैनिफेस्टो जानना चाहिए और तब तय करना चाहिए कि हमें वोट किसको देना है। दूसरी बात ये है कि ये ऊपर से लादा गया एजेंडा है, मैनिफेस्टो ऊपर से लाद दिया गया। पार्टियां अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से आपके सामने रख दी, आपको चुनाव करना है और हमें ये वोटर्स के नाते समझना है कि हमारा मुद्दा जेन्युइन जो है, क्या वो उठाया जा रहा है या नहीं। और अशिक्षा एकदम बहुत बड़ा एक कारण है। जो तार्किक शिक्षा होती है वो हमको नहीं मिलता। हमको सिखाया जाता है कि जो तुमको पढ़ाया गया बस रट लो, एग्जाम दे दो और पास हो जाओ, कभी सवाल मत उठाओ। नेता को तो कभी क्रिटिसाइज मत करो। तो ये मानसिकता बदलनी होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मुद्दा बनाना होगा, केंद्रीय मुद्दा बनाना होगा, तब विकसित भारत आप बना सकते हैं। तो आपने सुना थे अमित जी, इन्होंने कहा कि विकसित भारत अगर बनाना है और जो पार्टियां जो आज वादा कर रही हैं, मैनिफेस्टो की बात करती हैं, मैनिफेस्टो के ऊपर से लादा हुआ एक होता है, जिससे कि लेकिन बहुत से देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको मैनिफेस्टो की भाषा ही नहीं पता है कि मैनिफेस्टो में है क्या। इनका कहना है कि अगर देश को विकसित बनाना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब फ्री होना चाहिए और जो कहते हैं उसको करके भी दिखाना चाहिए। और जो कैडराइज पार्टियां होती हैं वो अपने जो कहती हैं मैनिफेस्टो में उसको करके भी दिखाती हैं, लेकिन हर चीज़ वो भी नहीं करके दिखाती हैं। जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, वो लोगों को सपने बेचती हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करती। कांग्रेस आज जो कास्ट सेंसस की बात कर रही है, या जो नौकरी की बात कर रही है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया? आप पब्लिक सेक्टर में तो देने की बात करो, गवर्नमेंट में तो रिजर्वेशन की बात करो, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ क्या दोगे आप? क्योंकि बात वहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि अब कितने सरकारी संस्थान बचे हैं, जिनमें आप आरक्षण दोगे? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेटाइज़ेशन हो चुकी हैं, बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट हो चुके हैं, उनमें आप कैसे आरक्षण फिल करोगे? तो कांग्रेस को इस पे भी अपनी स्पष्ट रखनी चाहिए और कांग्रेस क्या सभी पार्टियों को इस पे अपना एजेंडा बिल्कुल एकदम खुला रखना चाहिए जनता के लिए। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।